नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बीकानेर। LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में हमने पहले ऑर्डर 14 तक किया। अब आज हम ऑर्डर 20 करेंगे। LLB फाइनल ईयर के एग्जाम आ गए हैं, इसलिए पहले हम LLB फाइनल ईयर के एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑर्डर्स आते हैं एग्जाम्स में, उन ऑर्डर्स को ही पहले करेंगे। उसके बाद में जो बचे हुए ऑर्डर हैं वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 20 एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्डर 20 से रिलेटेड कि निर्णय क्या होता है, निर्णय कब सुनाया जाता है, डिग्री क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है, ये सब ऑर्डर 20 में बताया है। ऑर्डर 20, ठीक है, तो हम ऑर्डर 20 से स्टार्ट करते हैं आज। ऑर्डर 20 की हेडिंग है निर्णय और डिग्री, यानी निर्णय क्या होता है और डिग्री क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है, कब तैयार की जाती है। तो ऑर्डर 20 का रूल 1 ये कहता है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, निर्णय कब सुनाया जाएगा। तो ऑर्डर 20 रूल 1 ये कहता है कि किसी भी वाद में न्यायालय द्वारा सुनवाई समाप्त करने के तुरंत बाद, न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई समाप्त करने के बाद तुरंत बाद न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाएगा। और यदि उस दिन नहीं सुनाया जाता है, पश्चातवर्ती तारीख तय कर दी जाती है कि तुरंत सुनवाई समाप्त हुई और उसी दिन निर्णय नहीं सुनाया गया, तो पश्चातवर्ती तारीख तय की गई तो इसकी सूचना पक्षकारों को और उनके प्लेडर को दे दी जाएगी। ये पश्चातवर्ती तारीख कब तक हो सकती है, यानी वाद की सुनवाई समाप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय को निर्णय सुनाना होता है। वाद की सुनवाई समाप्त होने के 30 दिन के भीतर यानी 30 दिन के अंदर न्यायालय को उस वाद का डिसीजन सुनवाना होता है। यानी सुनवाई समाप्त हुई मान लो 1 जनवरी को, तो 31 जनवरी से पहले न्यायालय को सुनवाई कर ली, निर्णय नहीं सुनाया, तो 31 जनवरी से पहले न्यायालय को वो निर्णय सुनाना होता है। और यदि न्यायालय इन 30 दिनों के भीतर किन्हीं कारणों से निर्णय नहीं सुना पाता है तो अधिकतम टाइम पीरियड है 60 दिन। अधिकतम टाइम पीरियड है 60 दिन, यानी 60 दिनों के भीतर न्यायालय को वो निर्णय सुनाना होता है। अगर 30 दिन में न्यायालय किन्हीं कारणों से निर्णय नहीं सुना पाता है, कोई असाधारण परिस्थिति हो गई, तो न्यायालय को 60 दिन के भीतर यानी 60 दिन के अंदर न्यायालय को निर्णय सुनाना होता है। ठीक है, 60 दिन के बाद में निर्णय सुनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, निर्णय सुनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब निर्णय सुनाया कैसे जाता है? अगर निर्णय लिखित में सुनाया जाता है तो वहां पर न्यायाधीश, यानी न्यायालय या न्यायाधीश उस वाद के हर एक विवादक पर न्यायालय ने क्या विनिश्चय किया है वो खुले न्यायालय में बोलकर सुनवाया जाएगा। अगर निर्णय लिखित में दिया जाता है तो न्यायाधीश द्वारा हर एक विवादक पर क्या विनिश्चय किया है खुले न्यायालय में बोलकर सुनाया जाएगा। सिर्फ विनिश्चय और विनिश्चय का कारण सुनाया जाएगा, या क्या डिसीजन आया है और क्यों आया है उसका रीजन बताया जाएगा। संपूर्ण निर्णय को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं कि सारा का सारा निर्णय ही न्यायाधीश न्यायालय में बोल के पढ़े, ऐसा आवश्यकता नहीं है। विनिश्चय क्यों आया और उसके विनिश्चय
क्या विनिश्चय और विनिश्चय के कारण न्यायाधीश बोल के न्यायालय में सुनाएगा। और न्यायाधीश द्वारा अगर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा बोल कर निर्णय लिखवाया जाता है तो वो कैसे लिखाया जाएगा, इसके लिए हाईकोर्ट के रूल बने हुए हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग निर्णय बोलकर लिखवाया जाएगा। और अगर न्यायालय खुले न्यायालय में बोल के न्यायालय निर्णय लिखवा रहा है तो जिस दिन निर्णय लिखा जा रहा है उस दिन के न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे, सील होगी और दिनांक डाली जाएगी। क्या क्या लिखी जाएगी, वो तारीख लिखी जाएगी जिस दिन बोलकर सुनाया गया है। न्यायाधीश के सिग्नेचर होंगे, न्यायाधीश की साइन सील होगी, यानी 3 चीजें, वो तारीख, सिग्नेचर और सील, ये 3 चीजें होंगी कि भाई इसी न्यायालय में ये निर्णय बोलकर लिखवाया गया है या सुनाया गया है। ठीक है, तो ये था। इसमें क्या 2 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। 30 दिन में सुनाएगा, 30 दिन में नहीं सुना पाता है न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में, तो न्यायालय 60 दिन के भीतर न्यायालय को निर्णय सुनाना पड़ेगा। 60 दिन के बाद न्यायालय को अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो निर्णय सुनाए। ये आया था, केस आया था इसमें कामता प्रसाद वर्सेस विद्यावती, AIR 1994, कामता देवी वर्सेस विद्यावती AIR 1994 में कहा कि अगर 2 महीने तक न्यायालय यानी 60 दिनों के भीतर न्यायालय निर्णय नहीं सुना पाता तो बाद में 2 महीने के बाद में निर्णय सुनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर 20 रूल 2। ऑर्डर 20 और रूल 2 के साथ में अपन ऑर्डर 20 और रूल 8 भी साथ में ही पढ़ते हैं इसको। ऑर्डर 20 तो ये कह रहा है कि अगर कोई न्यायाधीश जिसने निर्णय लिखा यानी सुनवाई समाप्त होते ही निर्णय तो लिख लिया गया पर निर्णय सुनाया नहीं गया तो वो सीट खाली हो गई, ट्रांसफर हो गया या किसी कारण से वो सीट रिक्त हो गई उस न्यायाधीश की जिसने निर्णय लिखा था, तो अब उसका पद उत्तरवर्ती यानी उस न्यायालय में आने वाला नया न्यायाधीश जिसने निर्णय लिखा, एग्जाम्पल ए के न्यायालय ने वाद सुना और ए न्यायालय ने निर्णय लिख दिया, न्यायाधीश ने निर्णय लिख दिया, लेकिन ए का ट्रांसफर हो जाता है तो ए के न्यायालय में अगर बी न्यायाधीश नया न्यायाधीश अपॉइंट होके आता है तो बी ए का पद उत्तरवर्ती होता है। बी जो नया न्यायाधीश आएगा वो ए का पद उत्तरवर्ती होगा। तो न्यायाधीश ए ने तो क्या है, निर्णय लिखा, सिर्फ सुनाया नहीं, तो पद उत्तरवर्ती न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की उसमें शक्ति होगी, यानी दोबारा से उसको निर्णय लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व न्यायाधीश लिख के गए तो नया जो भी पद उत्तरवर्ती जो भी न्यायाधीश आएगा वो उसको सुनाने की शक्ति होगी, यानी पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की उसकी पावर होगी, पद उत्तरवर्ती जो भी नया न्यायाधीश आएगा। फिर आता है ऑर्डर 20 रूल 3 इसके बाद में ऑर्डर 20 रूल 2 के साथ में ऑर्डर 20 रूल 8 भी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, न्यायाधीश ने निर्णय तो सुनाया, न्याय ने निर्णय सुना दिया, निर्णय के अकॉर्डिंग डिग्री तैयार हो गई पर डिग्री पर हस्ताक्षर किए नहीं, डिग्री पर हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर करने से पहले वो न्यायाधीश का ट्रांसफर हो गया या अन्य कोई रीजन यानी पद खाली हो गया, तो जो भी नया न्यायाधीश आएगा या उसका पद उत्तरवर्ती आएगा उसको ये पावर है कि वो पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा तैयार की गई डिग्री पर सिग्नेचर कर सकता है। जैसे वो वाली बात है
कि ए न्यायालय ने सुना, ए न्यायालय के न्यायाधीश ने सुना, या तो ए का ट्रांसफर हो गया या ए न्यायालय की अधिकारिता ही समाप्त हो गई। तो अगर ट्रांसफर हुआ है और बी नया आया है न्यायाधीश, तो उसको ये पावर होगी कि ए द्वारा तैयार की गई डिक्री पर सिग्नेचर करने की बी की पावर होगी। और अगर ए वाले न्यायालय जिसने डिक्री तैयार की उस न्यायालय की अधिकारिता ही समाप्त कर दे, तो ए न्यायालय जिस न्यायालय के भी अधीनस्थ था, यानी एक से उच्च न्यायालय, ये जिस न्यायालय के अधीनस्थ था उस न्यायालय के न्यायाधीश को ये पावर आ जाती है कि ए द्वारा तैयार की गई डिक्री पर वो सिग्नेचर कर सकता है। फिर आता है निर्णय हस्ताक्षरित किया जाना, ऑर्डर 20 रूल 3। निर्णय हस्ताक्षरित किया यानी निर्णय खुले न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा बोलकर सुनाया जाता है या लिखकर सुनाया जाता है। तो जैसे ही न्यायाधीश ने खुले न्यायालय में न्यायालय निर्णय पर सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, वो निर्णय अंतिम हो जाता है। तो फिर उसको सिवाय सेक्शन 152 या सेक्शन 114 पुनरावलोकन के तहत ही उसको बदला जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी ऑर्डर 20 रूल 3 ये कह रहा है कि अगर न्यायाधीश ने खुले न्यायालय में निर्णय पर सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दी, तारीख लगा दी, तो वो निर्णय अंतिम हो जाता है। फिर उसी न्यायालय द्वारा वो निर्णय पलटा नहीं जाएगा, सिवाय 152 सेक्शन न्यायालय द्वारा संशोधन की शक्ति है और 114 पुनरावलोकन रिव्यू के अलावा उस निर्णय को पलटा नहीं जाएगा। फिर आता है ऑर्डर 20 रूल 4। ऑर्डर 20 रूल 4 ये कह रहा है कि न्यायालय द्वारा जब निर्णय सुनाया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें शामिल होती है निर्णय में। तो अगर लघुवाद न्यायालय, फर्स्ट है इसमें पॉइंट लघुवाद न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय सुनाया जाता है तो इसमें क्या होंगी, अवधारित प्रश्न, उस पर विनिश्चय, दो ही बातें होंगी। अवधारित क्वेश्चन क्या है, यानी कौन से प्रश्नों का निपटारा करना है और उन पर क्या डिसीजन आया। लघुवाद न्यायालय छोटे मामले सुनता है तो सिर्फ दो बातें लिखनी होती है निर्णय में कि कौन से क्वेश्चंस का निपटारा करना है, अवधारित क्वेश्चन कौन से हैं और उस पर क्या विनिश्चय आया, क्या डिसीजन आया, वो ही लिखें। और अगर अन्य न्यायालयों के द्वारा यानी लघुवाद न्यायालय से अलावा कोई और न्यायालय निर्णय लिखता है तो उसमें क्या क्या बातें होंगी, उसमें 4 बातें होंगी, अन्य न्यायालय द्वारा। मामले का संक्षिप्त कथन होगा, मामले का संक्षिप्त विवरण होगा या संक्षिप्त कथन होगा कि भाई मामला कौन सी बातों से रिलेटेड था, मामले का संक्षिप्त कथन होगा। सेकंड पॉइंट होगा अवधार्य प्रश्न, कौन से प्रश्नों का डिसीजन करना है, अवधार्य प्रश्न होंगे। थर्ड होगा उस पे क्या विनिश्चय आया, ठीक है। और फोर्थ होगा विनिश्चय के कारण। 4 बातें अन्य न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय सुनाया जाता है तो उसमें 4 बातें होनी इंपॉर्टेंट है। अगर 4 बातें नहीं होंगी तो निर्णय पूरा नहीं माना जाता है। सबसे पहले क्या होगा, मामले का संक्षिप्त में कथन होगा कि मामला किस बात से रिलेटेड था, ठीक है। फिर उस पे कौन से क्वेश्चनों का निपटारा करना है, अवधारित क्वेश्चन क्या है। थर्ड आता है उन क्वेश्चनों पे क्या निपटारा किया गया, क्या निर्णय किया गया। फोर्थ आता है निर्णय के कारण, विनिश्चय के रीजन भी देने होंगे न्यायाधीश को कि उन्होंने
ये विनिश्चय या ये डिसीजन क्यों किया है, डिसीजन के कारण रीजन देगा। यहाँ पर रीजन क्यों दे रहा है न्यायाधीश? नेचुरल जस्टिस का नियम है, 3 नियम आते हैं नेचुरल जस्टिस के, ऑडिएटरम पार्टम, नेमो जोडेक्स इन कोजा सुमा, और थर्ड आता है रीजनेबल डिसीजन, रीजन सहित, कारण सहित निर्णय। ठीक है, तो वो कारण सहित निर्णय इसलिए यहाँ पर कि कोई भी डिसीजन मनमाना नहीं हो, कोई भी डिसीजन किया जा रहा है तो उसके रीजन भी निर्णय में बताए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर 20 का रूल 5 कि हर एक विवादक पर विनिश्चय करेगा। जैसे तनकी बनाई जाती है या इशू फ्रेम किए जाते हैं, हर वाद में सिविल वाद है तो इशू फ्रेम किए जाते हैं, तनकी बनाई जाती है, विवादक तय किए जाते हैं। तो कोई वाद ऐसा है कि किसी एक विवादक के आधार पे ही अगर संपूर्ण निर्णय निपटाया जा सकता है, फिर भी न्यायालय जितनी तनकी या जितने इशू फ्रेम किए हैं या जितने विवादक बनाए उन हर एक विवादक पर विनिश्चय करेगा। जैसे किसी वाद में 3 विवादक बनाए, 3 इशू फ्रेम किए, विवादक संख्या 1, विवादक संख्या 2 और विवादक संख्या 3। तो जब न्यायालय निर्णय लिखेगा तो निर्णय में कैसे लिखेगा न्यायालय कि विवादक संख्या 1 पर वादी ने ये बात कही, प्रतिवादी ने ये बात कही, वादी ने ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, प्रतिवादी ने अपने बचाव में ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, और दोनों पक्षकारों को परीक्षा करने के बाद न्यायालय विवादक संख्या 1 को वादी के पक्ष में या प्रतिवादी के पक्ष में डिसाइड करता है, यानी हर एक विवादक पे निर्णय करेगा और निर्णय करने के रीजन भी लिखेगा। 5 विवादक बनाए या 3 विवादक बनाए, किसी विवाद में जितने विवाद में जितने विवादक बनते हैं उन हर एक विवादक पे विनिश्चय किया जाएगा और विनिश्चय के कारण भी लिखे जाएंगे। ऑर्डर 20 रूल 5 में ये बात कह रहा है। फिर आता है ऑर्डर 20 रूल 5A। ऑर्डर 20 रूल 5A ये कह रहा है कि जिन पक्षकारों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाए, कोई वाद ऐसा होता है जिसमें पक्षकारों का प्रतिनिधित्व यानी पक्षकारों को रिप्रेजेंटेट करने वाला कोई प्लीडर नहीं है, उनका कोई अधिवक्ता नहीं है, और न्यायालय जब निर्णय दे रहा है, डिग्री पारित कर रहा है, डिग्री पारित करते समय अगर न्यायालय को लगता है कि इस डिग्री की अपील की जा सकती है, तो वहां पर जो न्यायालय डिग्री पारित कर रहा है वो उस पक्षकार को बताएगा कि इस डिग्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यानी अपील करने के अधिकार से उसको अवगत कराएगा, और साथ में ये बात भी बताएगा कि कौन से न्यायालय में वो अपील कर सकता है और कितनी समय अवधि कितनी है उसके पास, परिसीमा अवधि कितनी है, यानी कितने टाइम पीरियड के भीतर भीतर उसको अपील फाइल करनी है। तो जिस वाद में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है, न्यायालय डिग्री पारित करते समय ये बताएगा कि उसको अपील करने का अधिकार है। कौन से न्यायालय में वो अपील कर सकता है, टाइम पीरियड क्या है, लिमिटेशन क्या है कि जिसके विरुद्ध वो अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर 5 रूल 5A में था। अब आता है डिग्री की अंतर्वस्तु, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 20 रूल 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कई बार पूछा जा चुका है एलएलबी फाइनल ईयर के एग्जाम्स में कि डिग्री की अंतर्वस्तु क्या है। अब डिग्री बनाई क्यों जाती है, सबसे पहले कारण तो ये आता है, ये तो हमने क्या पढ़ा है, इसका निर्णय पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हम डिग्री। ऑर्डर 20 रूल 6 में डिग्री की अंतर्वस्तु बताइए।
सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डिक्री बनाई क्यों जाती है। तो डिक्री इसलिए बनाई जाती है कि न्यायालय ने निर्णय दे दिया, निर्णय देने के बाद में चाहे ए के फेवर में आया ए के विरुद्ध आया, ए उस निर्णय को लेकर बैठा रहेगा क्या? अगर ए के फेवर में आया है, पक्ष में आया है, तो ए उस निर्णय को लेकर बैठेगा नहीं, वो उसका एग्जीक्यूशन करवाना चाहेगा। कि मान लो ए के फेवर में ये आया कि ये जमीन ए की है, न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त प्लॉट ए का है। अब निर्णय क्या, न्याय ए लेके बैठा रहेगा क्या? ए चाहेगा कि ये वाला प्लॉट मुझे मिले, इसका कब्जा मुझे मिले, इसके हक दस्तावेज मुझे मिले, तो वो इस निर्णय का एग्जीक्यूशन करवाना चाहेगा। एग्जीक्यूशन करवाने के लिए ही डिक्री तैयार की जाती है। निर्णय बहुत लंबा होता है, हर वाद में निर्णय छोटा नहीं होता है, कुछ ऐसे वाद होते हैं निर्णय बहुत कई पन्नों में होता है, तो वहां पे शॉर्ट में एक डिक्री तैयार कर दी जाती ताकि उस निर्णय का एग्जीक्यूशन, उसका क्रियान्वयन करवाया जा सके। तो अब डिक्री कैसी होगी, कैसी बनाई जाएगी? डिक्री का परफॉर्मा डिग्री एक पन्ने में होती है, छोटे शॉर्ट रूप में होता है, डिसीजन निर्णय का शॉर्ट रूप होता है। उसमें क्या क्या बातें लिखी जाएगी डिग्री में? सबसे पहले वाद संख्यांक, ठीक है, कि कौन से वाद से रिलेटेड है ये डिग्री, वाद का संख्यांक लिखा जाएगा। फिर पक्षकारों का विवरण लिखा जाएगा, पक्षकारों का विवरण लिखा जाएगा। पक्षकार यानी वादी और प्रतिवादी के सन ऑफ लिखे जाएंगे, उम्र लिखी जाएगी, जाति लिखी जाएगी, निवासी लिखी जाएगी। यानी जो वाद पत्र में लिखा जाता है वही संपूर्ण विवरण यहाँ पर लिखा जाएगा कि पक्षकारों का संपूर्ण विवरण, सन ऑफ, उम्र, जाति, निवासी, सारी बातें लिखी जाएगी। फिर थर्ड बात लिखी जाएगी दावे का विवरण, कि दावा यानी मामला किस प्रकार का था, क्या था, दावे का विवरण लिखा जाएगा। ठीक है, यानी शॉर्ट में समझाया जाएगा कि मामला किस बात से रिलेटेड था, क्या विवादक था, शॉर्ट में समझाएगा दावे का विवरण। उसके बाद में फोर्थ लिखा जाएगा अनुतोष, कि क्या अनुतोष दिया गया है, यानी जो रिलीफ दिया जाएगा वो रिलीफ को लिखा जाएगा कि ए के फेवर में आई तो ए को क्या अनुतोष मिला, अगर बी के फेवर में आई तो बी को क्या अनुतोष मिला। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है। फिर लिखा जाएगा वाद के खर्चे, वाद के खर्चे, वाद के खर्चे यानी वाद, संपूर्ण वाद चलाने में जो भी खर्चे हुए हैं वो वाद के खर्चे लिखे जाएंगे। अब वाद के खर्चे कौन सा पक्षकार किस संपत्ति में से कितना दूसरे पक्षकार को देगा। तीन बातें, कौन किसको किस संपत्ति में से और कितना। पहला, कौन किसको देगा, किस संपत्ति में से देगा, ठीक है, और कितना हिस्सा या कितना भाग देगा। तीन चीजें वाद के खर्चे में लिखा जाएगा कि कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को देगा, कितना, कौन सी प्रॉपर्टी में से देगा, और कितना हिस्सा या कितना भाग या कितनी प्रॉपर्टी दूसरे को देगा। यानी तीन, कौन किसको देगा, कौन सी संपत्ति में से देगा और कितना हिस्सा देगा, कौन सी संपत्ति में से देगा। ठीक है, तीन चीजें आती हैं। ठीक है, ये आता है, इसमें डिग्री की अंतर्वस्तु है। इसके बाद में नीचे 6 पॉइंट आएगा, 6 पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूं मैं, निर्णय पर तारीख, तारीख कौन सी होगी,
जिस डिक्री निर्णय सुनाया गया है वही तारीख डिक्री पर डाली जाएगी। जिस दिन निर्णय सुनाया गया वही तारीख डिक्री पर डाली जाएगी। और लास्ट में आते हैं न्यायाधीश के सिग्नेचर, हस्ताक्षर। सिग्नेचर कर देगा और सिग्नेचर करने पे वो डिक्री अंतिम हो जाती है। ठीक है, तो ये डिक्री की अंतर्वस्तु है। जैसे वाद पत्र की अंतर्वस्तु होती है वैसे ही डिक्री की अंतर्वस्तु होती है। ठीक है, वाद के संख्यांक, पक्षकारों का विवरण आ जाएगा, टोटल दावे का विवरण आ जाएगा, फिर अनुतोष कौन किसको देगा, किसको फेवर में, फिर वाद के खर्चे, फिर डिक्री पर कौन सी तारीख डाली जाएगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया वो, और लास्ट में सिग्नेचर आ जाए। ठीक है, ये थी डिक्री की अंतर्वस्तु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लेना एकदम। फिर है ऑर्डर बेस्ड रूल 6A, डिक्री की तैयार। निर्णय सुना दिया गया, अब निर्णय के अनुसार डिक्री भी तो तैयार करनी है। तो यथासंभव न्यायालय निर्णय सुनाने के तुरंत बाद डिक्री तैयार करेगा, और यदि तुरंत बाद नहीं होती है तो 15 दिन के भीतर भीतर डिक्री तैयार की जाएगी। निर्णय सुनाने की तारीख से 15 दिन के भीतर डिक्री तैयार की जाएगी। और अगर डिक्री तैयार हुई नहीं, और उससे पहले पक्षकार उस निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, मान लो ए के विरुद्ध आई डिक्री, ए के विरुद्ध आई, ए निर्णय ऋणी है। ठीक है, निर्णय ए के विरुद्ध आया, अब डिक्री तो तैयार हुई नहीं है और ए इस निर्णय के विरुद्ध क्या है, अपील करना चाहता है। तो ए को वो निर्णय की कॉपी दे दी जाएगी अपील करने के लिए। वैसे तो अपील के ज्ञापन के लिए क्या है, डिक्री चाहिए। ऑर्डर 41 का रूल 1 ये कह रहा है कि अपील के ज्ञापन में क्या है, डिक्री लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ डिक्री तैयार नहीं हुई है, तो निर्णय की कॉपी उस पक्षकार को दे दी जाएगी जो अपील करना चाहता है, और वो निर्णय की कॉपी डिक्री जैसा प्रभाव रखेगी। और जब डिक्री तैयार हो जाती है तो उस निर्णय का प्रभाव जो डिक्री के समान था वो निर्णय रह जाएगा, डिक्री जैसा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यानी डिक्री तैयार हो गई तो डिक्री लगाएगा पक्षकार। फिर आता है ऑर्डर बेस्ड रूल 6B, निर्णय की प्रतियां। निर्णय सुना दिया गया, अब कोई पक्षकार अपील करना चाह रहा है, जैसे कि मैंने 6A में बताया, अपील करना चाहता है, तो अपील करने के लिए उसे निर्णय की कॉपी चाहिएगी, प्रमाणित प्रति चाहिएगी। तो कोई भी पक्षकार निर्णय की प्रति ले सकता है, लेकिन उसके लिए हाईकोर्ट द्वारा जो विहित फीस तय कर दी गई है, जो खर्चे तय कर दिएगी, कितनी फीस देगा तभी वो निर्णय की प्रमाणित कॉपी ले सकता है। तो विहित फीस का भुगतान करने के बाद कोई भी पक्षकार निर्णय की कॉपी ले सकता है। ऑर्डर बेस्ड रूल 7, डिक्री पर तारीख कौन सी डाली जाएगी। यही बात यहाँ 6 में आई थी कि डिक्री पर हमेशा तारीख वही डाली जाएगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया है। डिक्री चाहे 15 दिन बाद तैयार हो रही है, 15 दिन के भीतर भीतर तैयार होनी है, तो मान लो 10 दिन बाद तैयार हो रही है डिक्री, लेकिन उस डिक्री पर तारीख वही डाली जाएगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था। ठीक है, ऑर्डर बेस्ड रूल 8 हमने पहले पढ़ लिया कि डिक्री पर सिग्नेचर करने से पहले पद खाली हो गया तो पद उत्तरवर्ती उस डिक्री पर सिग्नेचर कर सकता है। आगे के जो रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल ऑर्डर 20 में रूल है वो 20 है, 20 में 20 है। तो आगे के जो रूल है वो शॉर्ट में पढ़ने, अपने को विस्तार से यही पढ़ने थे
जो मैंने आपको बताया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर 20 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।